जब हिटलर ने जर्मन मतदाताओं से गुहार लगाते हुए उससे उनके भरोसे की मांग की थी तो वह अपने पक्ष में एक ही तर्क जुटा पाया था। खंडकों में रहने के उसके अनुभवों ने उसको वह सिखाया था जो आप विश्वविद्यालयों में, सेना के मुख्यालयों में या किसी सरकारी मंत्रालय में कभी नहीं सीख सकते। लोगों ने उसका अनुसरण किया और उसके पक्ष में मतदान किया क्योंकि उन्होंने उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया था और इसलिए कि वे भी वो मानते थे कि दुनिया एक जंगल है और यह कि जो चीज़ हमें मार नहीं पाती वो हमें और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। जहाँ उदारवाद प्रत्येक मानव समुदाय के विशिष्ट अनुभवों की रक्षा की खातिर राष्ट्रवाद के एक अपेक्षाकृत नरम संस्करण के साथ मिल गया, वहीं हिटलर जैसे विकासपरक मानववादियों ने विशिष्ट राष्ट्र को मानव प्रगति के इंजन की तरह देखा और यह नतीजा निकाला कि इन राष्ट्रों को उनके राष्ट्रों में आने वाले किसी भी व्यक्ति को पीटना चाहिए या जरूरी हो तो नेस्तनाबूद तक कर देना चाहिए। हालांकि यह बात याद रखी जानी चाहिए कि हिटलर और नाजीवाद विकासपरक मानववाद के सिर्फ एक ही संस्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह स्टालिन के गुलाल प्रत्येक समाजवादी विचार और तर्क को रद्द नहीं करते, उसी तरह नाजीवाद की भयावहताओं को इस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वे विकासपरक मानववाद द्वारा पेश की गई जिन किन्हीं अंतर्दृश्यों के प्रति हमें अंधा बना दे। नाजीवाद का जन्म विकासपरक मानववाद के साथ कुछ खास तरह से नस्लपरक सिद्धांतों और उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं के संसर्ग से हुआ था। सारे विकासपरक मानववादी नस्लवादी नहीं होते और आय के विकास के लिए मानव जाति की संभावनाओं में हरेक विश्वास का अनिवार्यतः यह मतलब नहीं होता कि पुलिस राज्य और यातना गृह को स्थापना अनिवार्य है। आश्वित्ज को एक रक्तिम चेतावनी संकेत की तरह देखा जाना चाहिए, न कि उस काले पर्दे की तरह जो मानव संभावनाओं के समूचे हिस्सों को छिपा लेता है। विकासपरक मानववाद ने आधुनिक संस्कृति को रूप देने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस बात की पूरी संभावना है कि वह 21वीं सदी को आकार देने में उससे भी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या बीथोवेन चॉक बेरी से बेहतर है? हम मानववादी की तीनों शाखाओं के बीच के फर्क को समझ सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम कुछ मानवीय अनुभवों की तुलना करते हैं। अनुभव नंबर 1। संगीत शास्त्र का एक प्रोफेसर बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी को सुनने वियना के ओपेरा हाउस में बैठा है। पा 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 पाम जैसे ही ध्वनि तरंगे उसके कानों के पर्दों से टकराती है, वैसे ही संगीत संकेत उसकी श्रव्य तंत्रिका से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड उसके रक्त प्रवाह को अधिवृक्क रस एड्रिनलिन से आप्लावित कर देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांस तेजी से चलने लगती है, उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होने लगती है। पा 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 पा। अनुभव नंबर 2। यह 1965 है। यह मस्तांग कन्वर्टिबल कार प्रशांत तटीय राजमार्ग पर पूरी ताकत से दौड़ती हुई सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स की ओर चली जा रही है। मर्दाना नौजवान ड्राइवर पूरी आवाज़ में चॉक बेरी का गाना लगा देता है, गो गो जानी गो। जैसे ही ध्वनि तरंगे उसके कानों के पर्दों से टकराती है, वैसे ही संकेत उसकी श्रव्य तंत्रिका से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड उसके रक्त प्रवाह को अधिवृक्क रस एड्रिनलिन से आप्लावित कर देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांस तेजी से चलने लगती है, उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होने लगती है। गो गो जानी गो गो गो। अनुभव नंबर 3। कांगो के वर्षा वनों के अंदरूनी भाग में एक नाटा सरकारी स्तंभित खड़ा हुआ है। पास के गांव से उनको लड़कियों के दीक्षा गीत इनिशिएशन सॉन्ग का सामूहिक सुर सुनाई दे रहा है। ये वो ओ ये वो ए। जैसे ही ध्वनि तरंगे उसके कानों के पर्दे से टकराती है, वैसे ही संकेत उसकी श्रव्य तंत्रिका से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड उसके रक्त प्रवाह को अधिवृक्क रस एड्रिनलिन से आप्लावित कर देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांस तेजी से चलने लगती है, उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होने लगती है। ये ओ ए। अनुभव नंबर 4। ये कनाडा की चट्टानी पर्वत कनेडियन रॉकीज में किसी स्थान पर पूर्णिमा की रात है।
पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक भेड़िया किसी कामोत्तेजित मादा की पुकार सुनता है, अबू अबू। जैसे ही ध्वनि तरंगे उसके कानों के पर्दों से टकराती है, वैसे ही संकेत उसकी श्रव्य तंत्रिका से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रेन उसके रक्त प्रवाह को अधिवृक्क रस एड्रिनलिन से आप्लावित कर देती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसकी सांस तेजी से चलने लगती है, उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होने लगती है। अबू अबू। इनमें से कौन सा अनुभव अधिक मूल्यवान है? उदारवादी यह कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि संगीत शास्त्र के प्रोफेसर, नौजवान ड्राइवर और कांगली शिकारी के अनुभव समान रूप से मूल्यवान है और उन सभी को संजोया जाना चाहिए। हर मानवीय अनुभव किसी अनूठी चीज का योगदान करता है और दुनिया को एक नए अर्थ से समृद्ध करता है। कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद आता है, कुछ रॉक एंड रोल को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको पारंपरिक अफ्रीकी गीत ज़्यादा भाते हैं। संगीत के छात्रों का परिचय संगीत की अधिकतम संभव शैलियों के कराया जाना चाहिए और अंत में वे आईट्यून्स स्टोर में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर अपनी पसंद का संगीत खरीद सकते हैं। सौंदर्य श्रोता के कान में होता है और ग्राहक हमेशा सही होता है, लेकिन क्योंकि भेड़िया इंसान नहीं है इसलिए उसके अनुभव कोई मूल्य नहीं रखते। यही वजह है कि एक भेड़िए का जीवन मनुष्य के जीवन से कम कीमती होता है और इसलिए मनुष्य की जान बचाने के लिए भेड़िए को मारने में कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार भेड़िए किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में मतदान नहीं करते, न ही उनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। यह उदारवादी दृष्टिकोण उदाहरण के लिए वेजर गोल्डन रिकॉर्ड में प्रकट होता है। 1977 में अमेरिकियों ने अंतरिक्ष खोजयान वेजर फर्स्ट को अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया था। अब तक यह हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुका है और नक्षत्र मंडल को भेदने वाली मनुष्य निर्मित प्रथम वस्तु का रिकॉर्ड बना चुका है। नवीनतम तकनीकी से पूर्ण उपकरणों के अलावा नासा ने इसमें एक सुनहरा रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी से बाहर के किन्हीं भी ऐसे संभावित प्राणियों को पृथ्वी ग्रह से परिचित कराना है जिनकी इस खोजयान से मुलाकात हो सकती है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी और उसके निवासियों के संबंधित विविध किस्म की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जानकारी, कुछ चित्र और आवाज़ें और दुनिया भर के संगीत की कई दर्जन रचनाएं भरी है, जिसके पीछे यह उम्मीद है कि वे पृथ्वी के कलात्मक उपलब्धियों की वानगी का समुचित प्रतिनिधित्व करेंगे। संगीत का यह नमूना किसी स्पष्ट क्रम का अनुसरण किए बगैर बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी समेत शास्त्रीय संगीत की कई रचनाओं को, चॉक बेरी के जानी बी गुडे समेत समकालीन लोकप्रिय संगीत की कई रचनाओं और कांगो की नाटी लड़कियों की दीक्षा गीत समेत दुनिया भर के पारंपरिक संगीत को समाहित किए हुए है। हालांकि इस रिकॉर्ड में कुत्ते की जाति के कुछ प्राणियों की भौंकने की आवाज़ें भी भरी है, लेकिन यह आवाज़ सांगीतिक वानगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत को कम करते हुए उनको उस एक अलग हिस्से में रखा गया है जिसमें हवा के बहने, बारिश और समुद्री लहरों के टकराने की आवाज़ें भी शामिल है। अल्फा सेंटोरी के संभावित श्रोताओं के लिए संदेश यह है कि बीथोवन का संगीत चॉक बेरी के गीत और नाटी लड़कियों का दीक्षा गीत समान हैसियत रखते हैं, जबकि भेड़ियों की पुकारें पूरी तरह से अलग कोटि से ताल्लुक़ रखती है। समाजवादी संभवतः इस मामले में उदारवादियों से सहमत हो गए कि भेड़िए का अनुभव कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन इन तीनों मानवीय अनुभवों को लेकर उनका रवैया बिल्कुल अलग होगा। समाजवाद में आस्था रखने वाला एक सच्चा व्यक्ति कहेगा कि संगीत का वास्तविक मूल्य किसी स्वतंत्र श्रोता के अनुभवों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह संगीत के उस प्रभाव पर निर्भर करता है जो वह समग्रतः समाज के अन्य लोगों पर डालता है। जैसा कि माओ ने कहा था, कला के लिए कला जैसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई कला नहीं होती जो वर्गों से ऊपर उठी होती हो, जो कला राजनीति से कटी हुई या उससे स्वाधीन हो। इससे सांगीतिक अनुभव का मूल्यांकन करते वक्त समाजवादी उदाहरण के लिए इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करें कि बीथोवेन ने 5वीं सिम्फनी का लेखन उच्च वर्गीय गोरे यूरोपीय लोगों के लिए किया था, ठीक उस वक्त जब यूरोप अफ्रीका की अपनी फतह की शुरुआत करने जा रहा था। उनकी वह सिम्फनी उस ज्ञानोदय के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है जिसने उच्च वर्गीय गोरों का महिमा मंडन किया था और अफ्रीका की जीत को द वाइट मैन्स बर्डन
के रूप में उचित ठहराया था। रॉक एंड रोल के बारे में समाजवादी कहेंगे कि उसकी अगुवाई उन पद-दलित अफ्रीकी अमेरिकी संगीतकारों ने की थी जिन्होंने ब्लूज, जैज और गॉस्पेल जैसी शैलियों से प्रेरणा ग्रहण की थी। लेकिन 1950 और 1960 के दशकों में रॉक एंड रोल का मुख्य धारा के गोरे अमेरिकियों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उसको बलात् उपभोक्तावाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद और कोका उपनिवेशवाद की सेवा में झोंक दिया। रॉक एंड रोल का व्यवसायीकरण हुआ और उसको सुविधा संपन्न गोरे किशोरों द्वारा विद्रोह के उनके पेटी बुर्जुआ दीवा स्वप्न के तहत हथिया लिया गया। चक बेरी ने खुद पूंजीवादी महाशक्ति के निर्देशों के सामने घुटने टेक रखे थे, जहां उन्होंने मूलतः अ कलर्ड बॉय नेम्ड जॉनी बी गुड के बारे में गाया था। वही गोरों के रेडियो स्टेशन के दबाव में आकर उन्होंने उस गीत का अ कंट्री बॉय नेम्ड जॉनी बी गुड कर दिया था। जहाँ तक कांगो की नाती लड़कियों के सामूहिक गीत का सवाल है तो उसका दीक्षा गीत उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक हिस्सा है जो मर्द और औरत दोनों के दिमागों को इस तरह बदल डालती है कि वे दमनकारी लिंग भेदपरक व्यवस्था की पुष्टि करने लगती है। और अगर इस तरह के दीक्षा गीत की कोई रिकॉर्डिंग वैश्विक मंदी में अपनी जगह बना भी लेती है तो वह सिर्फ सामान्य रूप से अफ्रीका और विशेष रूप से अफ्रीकी स्त्रियों के बारे में पश्चिमी उपनिवेशवादी दीवा स्वप्नों की ओर ज़्यादा बल प्रदान करने की भूमिका निभाती है। तो फिर कौन सा संगीत सबसे अच्छा है? क्या सरकार को अपेरा हाउस खड़े करने, रॉक एंड रोल के कार्यक्रम स्थल तैयार करने या अफ्रीकी हेरिटेज प्रदर्शनियाँ आयोजित करने पर धन लगाना चाहिए? और पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों में हमें संगीत के छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिए? खैर, यह सवाल मुझसे मत पूछिए। यह सवाल पार्टी के कमिश्नर यानी संस्कृति विभाग के मुखिया, सोवियत संघ में किसी सरकारी विभाग के प्रमुख को कमिश्नर कहा जाता था, से पूछिए। जहाँ उदारवादी राजनीतिक रूप से गलत कदम उठा लेने के भय से सांस्कृतिक तुलनाओं के विश्व तक सुरंगों के क्षेत्र के ईद गिर्द दबे पांव चलते रहते हैं और समाजवादी इस विस्फोटक क्षेत्र से बच निकलने का सही रास्ता ढूंढने का काम पार्टी के जिम्मे छोड़ देते हैं। वहीं विकासपरक मानववादी अविलंब छलांग लगाते हुए सारी सुरंगों को विस्फोट से भर देते हैं और अफरा तफरी का मजा लेते हैं। वे इस ओर संकेत करते हुए शुरुआत कर सकते हैं कि उदारवादी और समाजवादी दोनों दूसरे प्राणियों की हदबंदी करते हैं और उनको यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि मनुष्य भेड़ियों से श्रेष्ठ होते हैं और इसलिए इंसानी संगीत भेड़ियों की पुकारों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। लेकिन मानव जाति खुद भी विकास की शक्तियों से मुक्त नहीं है। जिस तरह मनुष्य भेड़ियों से श्रेष्ठ होते हैं उसी तरह कुछ इंसानी संस्कृतियाँ दूसरी संस्कृतियों के मुकाबले ज़्यादा उच्च श्रेणी की है। इंसानी अनुभवों में एक सुस्पष्ट पदक्रम होता है और इसको लेकर हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ताजमहल घास फूस की किसी झोपड़ी से ज़्यादा सुंदर है। माइकल एंजेलो का मूर्ति शिल्प डेविड मेरी 5 साल की भतीजी द्वारा बनाई गई मिट्टी की छोटी सी मूर्ति की मुकाबले श्रेष्ठ है। बीथोवेन ने चक बेरी या कांगो की नाटी लड़कियों के संगीत के मुकाबले बेहतर संगीत की रचना की है। हमारा तो यही मानना है। विकासपरक मानववादियों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का तर्क देता है कि सारे मानवीय अनुभव समान रूप से मूल्यवान होते हैं तो वह या तो मूर्ख है या कायर है। इस तरह का घटियापन या कायरता मानव जाति के क्षय और विलुप्ति का कारण बनेंगे, क्योंकि इससे सांस्कृतिक सापेक्षतावाद या सामाजिक बराबरी के नाम पर मानव प्रकृति में बाधा पैदा होगी। अगर उदारवादी और समाजवादी पाषाण युग में रहे होते तो लेस्कू और अल्तामिरा के भित्ते चित्रों में उनको संभवतः कोई खूबी नजर नहीं आई होती और उन्होंने इस बात पर जोर दिया होता कि वे भित्ति चित्र नियंदरथल्स की उलझ लुल चित्रकारी से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं है। मानववादी धर्मयुद्ध। शुरुआती तौर पर उदार मानववादी, समाजवादी मानववाद और विकासपरक मानववाद के बीच का भेद कोई खास महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता था। ईसाईयत, इस्लाम या हिंदू धर्म से तमाम मानववादी संप्रदाय को अलग करने वाले व्यापक अंतराल के विपरीत मानववाद के विभिन्न संस्करणों के तर्क बहुत तुच्छ थे। जब तक हम सब इस बात पर सहमत हैं कि देवता मर चुका है और सिर्फ मानवीय अनुभव ही सृष्टि को अर्थ प्रदान करता है, तब तक क्या यह बात वाकई मायने रखती है कि सारे मानवीय अनुभव समान रूप से महत्वपूर्ण है या इनमें से कुछ दूसरों के मुकाबले श्रेष्ठ है?
लेकिन जैसे ही मानववाद ने दुनिया पर जीत हासिल कर ली, वैसे ही ये अंदरूनी दरारें चौड़ी होती गई और अंततः इतिहास के सबसे ज़्यादा घातक धर्मयुद्ध की शक्ल में भड़क उठी। 20वीं सदी के पहले दशक तक उदारवादी आस्था पद्धति अपनी शक्ति को लेकर काफ़ी आश्वस्त थी। उदारवादियों को पूरा यकीन था कि अगर व्यक्तियों को आत्माभिव्यक्ति और अपनी भावनाओं का अनुसरण करने की अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है तो दुनिया में अपूर्व शांति और समृद्धि होगी। उच्च निम्न के पारस्परिक ढांचों, रूढ़िवादी मजहबों और निशंस साम्राज्यों की बेड़ियों की पूरी तरह से टूटने में समय लग सकता है, लेकिन हर दशक अपने साथ नई स्वतंत्रताएं और उपलब्धियां लेकर आएगा और अंततः हम पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना कर लेंगे। जून 1914 के सुख शांति भरे दिनों में उदारवादियों को लग रहा था कि इतिहास उनके पक्ष में है। 1914 की क्रिसमस के आते आते उदारवादी युद्ध में मानसिक आघात के शिकार हो चुके थे और बाद के दशकों में उनके विचारों पर वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों पक्षों से हमले होने लगे। समाजवादियों का तर्क था कि उदारवाद दरअसल बेरहम, शोषक और नस्लीय व्यवस्था का नंगापन ढकने के लिए एक चिन्ह मात्र है। आज़ादी की सेखी बघाड़ने वालों के लिए उसका निहितार्थ था संपत्ति। जो अच्छा लगता है उसको करने के वैयक्तिक अधिकार के बचाव का मतलब ज़्यादातर मामलों में मध्यम और उच्च वर्गों की संपत्ति और विशेष सुविधाओं का बचाव करना होता है। मनचाही जगह पर रहने की आज़ादी किस काम की, जबकि आप उस जगह के भाड़े का भुगतान न कर सकते हो। अपनी रुचि की पढ़ाई करने की आज़ादी किस काम की, जबकि आप ट्यूशन फीस न चुका सकते हो। और अपनी इच्छित जगह की यात्रा करने की आज़ादी किस काम की, जबकि आप एक कार न खरीद सकते हो। एक प्रसिद्ध मजाक हुआ करता था कि उदारवाद के अधीन हरेक व्यक्ति भूखे मरने के लिए आज़ाद होता है। इससे भी बदतर यह कि लोगों को खुद को अलग थलग व्यक्तियों के रूप में देखने को प्रोत्साहित करते हुए उदारवाद उनको उनके वर्ग के साथी सदस्य से अलग कर देता है और उनका दमन करने वाली व्यवस्था के खिलाफ उनको एकजुट होने से रोकता है। इस तरह उदारवाद गैर बराबरी को जारी रखता है और जन समुदाय को गरीबी में पड़े रहने के लिए और अभिजात वर्ग को अलगाव में बने रहने के लिए अभिशप्त करता है। जहाँ उदारवाद वामपंथ के इस आघात से लड़खड़ाया, वहीं विकासपरक मानववाद ने दक्षिणपंथ पर आघात किया। नस्लवादियों और फासिस्टों दोनों ने उदारवाद और समाजवाद पर प्राकृतिक वर्ण को कमजोर करने और मानव जाति का क्षरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सारे इंसानों को समान मूल्य और प्रजनन के समान अवसर प्रदान किए गए तो प्राकृतिक वर्ण अपना काम करना बंद कर देगा। सबसे काबिल मनुष्य घटियापन के महासागर में समा जाएंगे और मानव जाति अतिमानवों के रूप में विकसित होने की बजाय विलुप्ति की शिकार हो जाएगी। 1914 से 1999 तक दोनों मानववादी संप्रदाय के बीच मारक युद्ध छिड़ा रहा और उदारवाद एक के बाद एक पराजय झेलता रहा। न सिर्फ यह कि साम्यवादी और फासिस्ट सरकारों ने कई मुल्कों पर कब्जा कर लिया, बल्कि उदारवाद के मूलभूत विचारों को अगर पूरी तरह से खतरनाक नहीं तो बचकाना तो साबित कर ही दिया गया। व्यक्तियों को आज़ादी पर दे दीजिए और देखिए कि दुनिया किस तरह शांति और समृद्धि का लाभ उठाती है। वाह क्या बात है। दूसरा विश्व युद्ध जिसको पश्चात दृष्टि से देखने पर हम महान उदारवादी विजय की तरह याद करते हैं, उस समय वैसा नहीं लगता था। यह युद्ध सितंबर 1939 में महाशक्तिशाली उदारवादी गठबंधन और अलग थलग पड़े नाजी जर्मनी के बीच एक तकरार के रूप में शुरू हुआ था। उदारवादी गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त संख्या परक और आर्थिक श्रेष्ठता थी। जहां 1940 में जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद 38.70 करोड़ डॉलर मूल्य का था, वहीं जर्मनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का सकल घरेलू उत्पादन कुल मिलाकर 63.1 करोड़ मूल्य का था। तब भी 1940 को वसंत में जर्मनी ने मात्र 3 महीने में फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा करते हुए उदारवादी गठबंधन को करारी मात दी। ब्रिटेन की भी यही नीति होती, लेकिन उसको इंग्लिश चैनल ने बचा लिया था। जर्मनों को अंततः तभी पराजित किया जा सका जब उदारवादी देशों ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर लिया, जिसको इस टकराव का सबसे बड़ा आघात झेलना पड़ा और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 5 लाख अंग्रेजों और 5 लाख
अमेरिकियों के मुकाबले 2.5 करोड़ सोवियत नागरिक इस युद्ध में मारे गए। नाजीवाद को पराजित करने का ज़्यादातर श्रेय साम्यवाद को जाता है, और कम से कम थोड़े वक्त के लिए ही सही, साम्यवाद ही इस युद्ध से सबसे ज़्यादा लाभान्वित भी हुए। सोवियत संघ इस युद्ध में एक अलग थलग अछूत के रूप में शामिल हुआ था, और वह विश्व की दो में से एक महाशक्ति और निरंतर विस्तार लेते अंतर्राष्ट्रीय खेमे के रूप में उभर कर आया। 1949 तक पूर्वी यूरोप एक सोवियत पिछलग्गू में बदल गया। चीन के साम्यवादी दल ने चीनी गृह युद्ध को जीत लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद विरोधी उन्माद सीरिया की गिरफ्त में आ गया। दुनिया भर के क्रांतिकारी और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन मॉस्को और चीन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। वहीं उदारवाद को नस्लपरक यूरोपीय साम्राज्य के रूप में देखा जाने लगा। जैसे ही ये साम्राज्य थे, वैसे ही उनकी जगह उदारवादी लोकतंत्र ने नहीं, बल्कि हमेशा की तरह या तो सैन्य तानाशाहियों या समाजवादी शासन व्यवस्थाओं ने ले ली। 1956 में सोवियत मुखिया निकिता ख्रुश्चेव ने उदारवादी पश्चिम के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिंग हाँकी की, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन इतिहास हमारे पक्ष में है, हम आपको दफना देंगे। ख्रुश्चेव का सचमुच ऐसा ही विश्वास था, और ऐसा ही विश्वास तीसरी दुनिया के उन नेताओं तथा पहली दुनिया के उन बुद्धिकों का था जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। 1960 और 1970 के दशकों के उदारवाद पश्चिम के बहुत से विश्वविद्यालयों में एक गाली बन गया। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अशांति महसूस की जाने लगी, और उग्रवादी वामपंथी आंदोलन उदारवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगी। कैम्ब्रिज, सरबोन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ वर्कले के छात्र तेजी के साथ चेयरमैन माओ की लिटिल रेड बुक के पन्ने पलट रहे थे, और चे ग्वारा की वीरतापूर्ण तस्वीरों को अपने बिस्तरों के ऊपर की दीवारों पर लटकाने लगी। 1968 में यह लहर समूचे पश्चिमी जगत में विरोध प्रदर्शनों और दंगों के शिखर तक जा पहुंची। मेक्सिको के सुरक्षा बलों ने कुख्यात लाटेलाल को नरसंहार में दर्जनों छात्रों को मार डाला। रोम के छात्र तथाकथित वाले जूलिया के युद्ध में इतालवी पुलिस के साथ भिड़े, और मार्टिन लूथर किंग की हत्या से अमेरिका के सैकड़ों नगरों में दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। मई में छात्र पेरिस की सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति द गाल ने भागकर जर्मनी स्थित फ्रांसीसी सैन्य संचालन केंद्र में शरण ली, और अमीर फ्रांसीसी नागरिक सिर कलम कर दिए जाने के दुस्वप्न के शिकार होकर अपने बिस्तरों पर कांपने लगे। 1970 तक दुनिया में 130 स्वाधीन देश हुआ करते थे, लेकिन उनमें से केवल 30 देशों में उदार लोकतंत्र था, जिनमें से ज़्यादातर यूरोप के उत्तर पश्चिमी कोने में ठूंसे थे। हिंदुस्तान तीसरी दुनिया का एकमात्र मुल्क था जो स्वाधीनता हासिल करने के बाद उदारवादी मार्ग पर चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान तक ने पश्चिमी खेमे से अपनी दूरी बना ली थी और वह सोवियतों की ओर झुका हुआ था। 1975 में उदारवादी खेमे को सबसे ज़्यादा अपमानजनक पराजय झेलनी पड़ी। वियतनाम युद्ध का अंत उत्तर वियतनामी डेविड द्वारा अमेरिकी गोलियत की पराजय के साथ हुआ। साम्यवाद ने तेजी के साथ एक के बाद एक दक्षिण वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया पर कब्जा कर लिया। 17 अप्रैल 1975 को कम्बोडिया की राजधानी नोम पेन को कम्बोडिया की साम्यवादी सेना खमेरूज ने कब्जे में ले लिया। 2 सप्ताह बाद जब हेलीकॉप्टर साइगान के अमेरिकी दूतावास की छत से आखिरी अमेरिकियों को उठाकर बाहर निकाल रहे थे, तो सारी दुनिया के लोगों ने इस दृश्य को टेलीविज़न पर देखा। बहुत से लोगों को पक्का यकीन था कि अमेरिकी साम्राज्य ढह रहा है। इसके पहले कि कोई दूरगामी प्रभाव के सिद्धांत की बात करता, जून में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक अन्य समाजवादी तानाशाही के रास्ते पर जाने वाला है। उदार प्रजातंत्र उत्तरोत्तर बुढ़ाते हुए गोरे साम्राज्यवादियों के खास क्लब जैसे लगने लगे थे, जिनके पास बाकी दुनिया या खुद उनके अपने युवाओं तक को देने लायक कुछ खास नहीं था। वाशिंगटन खुद को स्वतंत्र दुनिया का नेता कहकर पुकारता था, लेकिन उसके ज़्यादातर मित्र राष्ट्र या तो सर्वसत्तावादी राजा थे या सैन्य तानाशाह थे।
इन तमाम राजाओं और जनरलों के समर्थन के बावजूद सैन्य तौर पर वारसा संधि संख्या की दृष्टि से नाटो पर बहुत भारी पड़ी थी। परंपरागत शस्त्रास्त्रों की बराबर कर पर पहुंचने के लिए पश्चिमी मुल्क ने संभवतः उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था से छुटकारा पा लिया होता और वे स्थायी युद्ध के स्तर पर सर्वसत्तावादी राज्यों में बदल गए होते। लेकिन उदार लोकतंत्र की रक्षा की तो सिर्फ परमाणु हथियारों ने। नाटो ने एमएडी सिद्धांत अपनाया, जिसके मुताबिक अगर सोवियत संघ द्वारा पारंपरिक हथियारों से भी हमला किया जाता तो उसका जवाब संपूर्ण परमाणु हमले से दिया जाता। उदारवादियों ने धमकी दी कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम इस बात का पक्का इंतजाम करेंगे कि कोई भी जीवित न बचने पाए। इस विकराल ढाल के पीछे उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था अपने आखिरी गढ़ों में जैसे तैसे अपनी रक्षा करने में और पश्चिम के लोग रति मादक पदार्थ और रॉक एंड रोल का आनंद लूटते रहने के साथ साथ वॉशिंग मशीनों, रेफ्रिजरेटरों और टेलीविजनों का आनंद लूटते रहने में कामयाब रहे। इन परमाणु हथियारों के बिना कोई बीटल्स, कोई वुडस्टॉक और उपभोक्ता वस्तुओं के लबालब भरे कोई सुपरमार्केट मुमकिन न होते। लेकिन 1970 के दशक के मध्य में ऐसा लगने लगा था कि परमाणु हथियारों के बावजूद भविष्य समाजवाद के हाथों में ही था। और तब सब कुछ बदल गया। उदार लोकतंत्र इतिहास की कचरा पेटी से रेंग कर बाहर आया। उसने खुद को झाड़ा पोंछा और दुनिया को जीत लिया। सुपरमार्केट गुलाग से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। तूफानी हमले की शुरुआत दक्षिण यूरोप से हुई, जहाँ ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल के सर्वसत्तावादी शासन तंत्र ढह गए और उन्होंने लोकतांत्रिक सरकारों के लिए रास्ता साफ कर दिया। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल समाप्त करते हुए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। 1980 के दशक की पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका की तानाशाहियों की जगह ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसी देशों में लोकतांत्रिक सरकारों ने ले ली। 1980 के दशक के बाद के वर्षों तथा 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में उदारवाद की लहर एक सच्ची सुनामी में बदल गई, जो महाशक्तिशाली सोवियत साम्राज्य को बहा ले गई और उसने इतिहास के आगामी अंत की उम्मीदों को जगा दिया। दशकों की पराजय और नाकामयाबियों के बाद उदारवाद ने शीत युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की और वह मानववादी धर्म युद्ध से विजय पताका फहराता हुआ प्रकट हुआ, हालांकि किंचित तहस-नहस हालत में। सोवियत साम्राज्य के आंतरिक विस्फोट के साथ ही उदार लोकतंत्रियों ने न सिर्फ पूर्वी यूरोप में बल्कि बाल्टिक स्टेट्स, यूक्रेन, जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे पूर्व सोवियत गणराज्यों में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था की जगह ले ली। यहाँ तक कि रूस भी आज लोकतंत्र होने का दावा करता है। शीत युद्ध में हुई जीत ने दुनिया में अन्यत्र भी कई जगहों पर, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में उदारवादी आदर्श के विस्तार को नई प्रेरणा से भर दिया। कुछ उदारवादी प्रयोगों का अंत दयनीय नाकामयाबी में हुआ, लेकिन तब भी कामयाबी के किस्सों की तादाद प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, नाइजीरिया और चिली दशकों तक सैन्य महाबलों के हाथों शासित होते आए, लेकिन आज ये सब क्रियाशील लोकतंत्र है। अगर कोई उदारवादी जून 1914 में सो गया होता और जून 1914 में जागा होता और जून 2014 में जागा होता तो उसने बहुत ज़्यादा आत्मीय वातावरण का अनुभव किया होता। लोग एक बार फिर यह विश्वास करने लगे हैं कि अगर आप व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देते हैं तो दुनिया में शांति और समृद्धि का वातावरण होगा। समूची 20वीं सदी एक बहुत बड़ी भूल जैसी प्रतीत होती है। 1914 के बसंत में जब मानव जाति उदारवाद के राजमार्ग पर भागी जा रही थी, तभी उसने एक गलत मोड़ लिया और वह एक बंद गली में जा पहुंची। उस राजमार्ग पर वापस अपना रास्ता पाने में उसे 8 दशक लगे और 3 भीषण वैश्विक युद्धों से गुजारना पड़ा। निश्चय ही ये दशक पूरी तरह बर्बाद नहीं गए। इन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स, परमाणु ऊर्जा और कंप्यूटर और इसी के साथ नारीवाद, प्रति उपनिवेशवाद और स्वच्छंद यौनाचार जैसी चीज़ें प्रदान की। इसके अलावा उदारवाद ने स्वयं ही इस अनुभव की तीखी पीड़ा महसूस की है और अब वह उसके मुकाबले बहुत कम अहंकारी है जितना वह एक सदी पहले हुआ करता था। इसने अपने समाजवादी और फासिस्ट प्रतिद्वंद्वी से बहुत सारे विचारों और संस्थाओं को लिया और अपनाया है।
जिसमें विशेष रूप से आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी सेवाएं मुहैया कराने की वचनबद्धताएं शामिल है। लेकिन मूलभूत उदारवादी पैकेज में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम बदलाव आया है। उदारवाद आज भी वैयक्तिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि महत्व देता है और जवाब भी मतदाता तथा ग्राहक में दृढ़ आस्था रखते हैं। 21वीं सदी के इन शुरुआती वर्षों में यह एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है।